बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 410 मुलाहिज़ा फरमाएं। कुछ अर्सा पहले इसी इबादतगाह में खून रंग तमाशा हुआ था। चांगली और नागपाल के गुंडों ने वहाँ इंसानी खून की होली खेली थी। थूंची और बेरी जाने की तशद्दुद शुदा लाशें मेरे तस्वुर में घूम गई। थूंची एक तवील अरसा से इस इबादतगाह में खिदमत अंजाम दे रहा था। वो भी तय खाने वाले राज से आगाह था। उसकी बीवी बीर जानी और धनु साइल इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। थूंची ने मुझ पर एतमाद करते हुए वो राज मेरी आंखों के राज से मेरे सीने में मुंतकिल किया था। फिर मेरे तवज्जो से धनु भी तय खाने वाले खजाने और वहां तक रसाई के तरीकाकार से आगाह हो गई थी। ये सोचकर मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई कि कहीं उस इबादतगाह की तारीख को दोहराया तो नहीं जा चुका। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे और मैं दोबारा डॉक्टर मूंग की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो बख्शू तय खाने वाले राज से बाखूबी आगाह था। वो काफ़ी अर्सा पहले वक्फे से उस इबादतगाह के फेरे भी लगाता रहता था। उस वक्त थूंची जिंदा था। दोनों बख्शू इबादतगाह के अंदर जाकर घंटों गायब रहते थे। वो तहखाने में उतरकर राजो न्याज करते रहते थे। उस बुद्ध बख्शू का ताल्लुक दिलाई लामा के देश धर्मशाला से था। वो अपनी 1.5 उम्र बीवी और 2 9 उम्र बच्चों के साथ थूंची के इंतकाल के बाद उस इबादतगाह में तैनात हुआ था। थूंची की मौत के बाद दिलाई लामा ने उसी इबादतगाह के इंतजाम और उस तहखाने के मौजूद खजाने की हिफाजत के लिए यहाँ भेजा था। मगर मैं जुमला अधूरा छोड़कर मुतवक्किफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, मगर ये तो बताओ उस बख्शू और उसकी फैमिली के साथ क्या वाकया पेश आया है? तुम्हारी पूरी इसरार खामोशी मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही है। डॉक्टर ने फौरन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उसे गहरी सोच में डूबे पाया तो इंतजार करने लगा। इस इंतजार के साथ ही मेरा ज़हन मादी में भी झांक रहा था। दिलाई लामा के बारे में बहुत सी मालूमात मुझे साहिल के बाप थूंची से हासिल हुई थी। तिब्बत से इजला वतनी के बाद दिलाई लामा ने इंडिया की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश में सुकूनत इख्तियार की थी। हिमाचल प्रदेश के सदर मुकाम धर्मशाला में दिलाई लामा को वो तमाम मराहत हासिल थी जो किसी भी जला वतन हेड ऑफ स्टेट को हासिल हो सकती थी। बुंदील कुंड वाली इबादतगाह के तहखाने में जो खजाना पोशीदा था वो हर दौर के दिलाई लामा की नज़र में रहता था और थूंची के मुताबिक दिलाई लामा ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया था। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी। दयबुद्ध बख्शू को मेरी मौजूदगी में ही उस इबादतगाह का चार्ज दिया गया था। उन दिनों में काठमांडू में मायामती के घर में ठहरा हुआ था। मायामती टीकू नामी एक हॉस्पिटल में नर्स थी। यूं के बाद नागपाल के गुंडों ने उसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। दयाबुद्ध बख्शू अपने बीवी बच्चों के साथ धर्मशाला से सीधा मायामती के घर पर पहुंचा था। उस वक्त धनु भी मेरे साथ थी। उस बख्शू को देखती पहचान गई वो इबादतगाह में अपने बाप के पास उसे जाते देख चुकी थी। बहरहाल मैंने बख्शू से तफसीली मुलाकात की और अगले रोज इंस्पेक्टर बरिंद्रा के साथ उस बख्शू फैमिली को इबादतगाह में छोड़ आया। उस बख्शू की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि दिलाई लामा को थूंची की असलियत की खबर मिल गई थी और उसने थूंची की जगह इबादतगाह में क़याम करने को भेजा था और साथ ये भी हिदायत की थी कि वो लोग पहले मेरे पास आएं फिर इबादतगाह का रुख करें। ये दिलाई लामा का बेपनाह एतमाद था जो उसने मुझ पर किया था। डॉक्टर की सरसराती आवाज़ ने मेरा इंतजार ख़त्म कर दिया। वो गंभीर अंदाज में मुझे बता रहा था, रब्बी की भेजी हुई टीम ने जब पहली मरतबा इबादतगाह के तहखाने तक रसाई हासिल करने की कोशिश की तो ये बुद्ध बख्शू और उसके बीवी बच्चे भी उनके तशद्दुद का निशाना बने। फिर उन जालिमों ने उस मुख्तसर से खानदान के साथ वही सलूक किया जो माजी में नागपाल के गुंडों ने थूंची और बीर जानी के साथ किया था। गोया मेरा शक यकीन में बदल गया। डॉक्टर मूंग ने नायत ही मुनासिब अल्फाज में बख्शू और उसकी फैमिली की मौत का ऐलान कर दिया तो मैं एक अफसोस भरी सांस खारिज करके रह गया। डॉक्टर मूंग की आवाज़ दोबारा उभरी। रब्बी की टीम ने पहली पेशकदमी उस वक्त की जब साहिल अभी यहाँ नहीं पहुंची थी। इस मार्के में दोनों तरफ शदीद नुकसान हुआ। दूसरी कोशिश वो साहिल की मुहैयत में करना चाहते थे लेकिन मैंने जिमी फोंडा के चुंगल से साहिल को निकाल दिया। फिर मुझे पता चला आज आधी रात के बाद वो दोबारा साहिल के बगैर ही तय खाने तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर और अब तो साहिल भी उन्हें हासिल हो गई है। मैंने डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले कह दिया। वो इस बात में सारी हिलाकर रह गया। उसकी खामोशी मुझे खटकने लगी तो मैंने कदरे तल्ख लहजे में कहा, डॉक्टर, बुंदील कुंड की वो इबादतगाह काठमांडू के एक थाने की हुदूद में आती है। 4 अफराद की हलाकत कोई मामूली वाकया नहीं। तुम्हें इबादतगाह की हिफाजत के लिए पुलिस से मदद लेना चाहिए थी। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर शिवा बहुत अहम किरदार अदा कर सकता था। मुझे अच्छी तरह याद था जिन दिनों में काठमांडू में सरगर्म अमल था इंस्पेक्टर बरिंद्रा मेरे बहुत करीब आ गया था। मैंने भी नेपाली पुलिस की मुख्तलिफ मराइल पर भरपूर मदद की थी। फिर जब थूंची और बीर जानी को बड़े बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया तो बरिंद्रा ने पुलिस की एक तफ्तीशी टीम तरतीब देकर बाकायदा कार्रवाई कराई थी। उसके बाद ये फैसला हुआ कि धनु साहिल अब मेरे साथ रहेगी। तुम क्या समझते हो मैं इस दौरान में हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा हूँ? डॉक्टर मूंग ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, वहाँ इबादतगाह के अंदर जो लोग इस वक्त देखभाल के फराइज अंजाम दे रहे थे उनका ताल्लुक पुलिस से है। वो सादा लिबास में वहाँ की कड़ी निगरानी कर रहे हैं।
और वहाँ आसपास जिमी फुंडा के आदमी भी मौजूद हैं। मैंने कहा हाँ वो भी हैं। वो तायदी अंदाज में बोला। शदीद तरीन नुकसान उठाने के बाद भी उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा और अब तक तो उनके पास नई कमक भी पहुंच गई होगी, जिसमें सबसे खतरनाक हथियार तुम्हारी साथी साहिल है। डॉक्टर मूंग ने रत्ना पार्क वाले बंगले पर गुफ्तगू के दौरान में साहिल को कीमती मोहरे से ताबीर किया था और अब वो उसके लिए खतरनाक हथियार जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। मेरे और साहिल के दरमियान जिस नोयत का हसास ताल्लुक था वो हम दोनों के अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता था। इस वक्त भी मुझे बहुत दुख हुआ और अब भी मैं एक तकलीफ से गुजर रहा था, लेकिन मैं जानता था डॉक्टर मूंग ने मेरी दिल आजारी के लिए वो सब नहीं कहा था, लिहाजा मैं अल्फाज के वक्ती तासर को फरामोश करके उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। हमारे पास असले की क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। वही 2 ऑटोमेटिक राइफलें हैं जिनका तुम दीदार कर चुके हो, उसने कहा। उनके कमोबेश 1000 राउंड्स भी मौजूद है। गोलियों वाली पेटी को मैंने एक दूसरे खफीफ खाने में छुपा रखा है। डॉक्टर का इशारा उन 2 7mm गन्स की जानिब था जो हम हाईवे वाले मार्के में इस्तेमाल कर चुके थे। मज़कूरा गन्स डॉक्टर ने डैशबोर्ड के नीचे वाक़े एक खुफिया खाने से बरामद की थी। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, इबादतगाह के अंदर हमारे कुल 6 अफराद मौजूद हैं। उनमें 4 सादा लिबास पुलिस वाले और 2 मेरे आदमी हैं। ये 6 के 6 पूरी तरह मुसल्लह है और हर किस्म की सूरत से निमटने के माहिर है। मुझे गन्स वगैरह के इस्तेमाल से दिलचस्पी नहीं। ये 2 गन्स मैंने तुम दोनों के लिए रख ली थी। मैंने कहा मैं भी आतिशी असले के इस्तेमाल से मुमकिन हद तक परहेज ही करता हूँ, लेकिन बाज़ हालात में ये नागज़ीर हो जाता है। जैसे स्टेशन वैगन वाले दुश्मनों के खिलाफ अगर हम हथियार ना उठाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तुम ठीक कहते हो, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने पूछा, डॉक्टर जीप में फीवल की क्या खबरें हैं? 10 गैलन पेट्रोल तो 2 कैन में फाजिल रखा है, उसने बताया। और जीप के टैंक में फ्यूल की पोजीशन बताने वाली सुई इस बात की निशानदेही कर रही है कि हम इस ईंधन से वापस काठमांडू भी जा सकते हैं। दैट्स गुड, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। उसी वक्त मुझे ली यान पर झुक जाना पड़ा। डॉक्टर ने जीप को मरकजी रास्ते से हटाकर एक तंग और मजीद दुश्वार गुजार राह पर डाल दिया। इस वक्त रात का 1 बजा था। अगर हम मेन रास्ते पर सफर जारी रखते तो लगभग 2:45 बजे हम इबादतगाह तक पहुंच जाते। अब रास्ता बदल गया था। हमें एक तवील चक्कर काटकर इबादतगाह तक पहुंचना था, जिसमें ज्यादा वक्त सर्फ होना यकीनी बात थी। मैं जीप के टर्न की वजह से ली यान पर झुका तो वो मजीद आगे झुकती चली गई। हम दोनों का झुकाव एक ही समत में था। हम अगमी निशस्त पर गोया एक दूसरे पर गिर गए थे। डॉक्टर ने कहा, जरा संभल कर भाई, आगे तो और भी खतरनाक मोड़ आएंगे। हम दोनों संभल गए। बरम पट्टी से पहले ली यान मेरे बाएं पैरों में बैठी थी। ड्रेसिंग के बाद वो मेरे दाईं तरफ आ गई ताकि जख्मी बाजू ज्यादा से ज्यादा महफूज रहे। घायल बाजू तो रहा, एक तरफ ली यान की पोजीशन बदल जाने से मैं बाजू दीगर में भी अच्छी खासी तकलीफ महसूस करने लगा था। मौसम सरमा में इंसानी जिस्म को ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है, लिहाजा मैदा निस्बतन तेज काम करता है। हमने रत्ना पार्क वाले बंगले पर रात 8 बजे डिनर किया था। कुछ खाए से हमें लगभग 5 घंटे हो गए थे। इन दोनों का तो पता नहीं, मगर मैं हल्की फुल्की भूख महसूस कर रहा था। हाईवे पर स्टेशन वैगन वाले दुश्मनों से जो मारा मारी हुई, उसने अच्छी खासी तवानाई खाई थी। डॉक्टर मूंग, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? मैंने धीमी आवाज में कहा। नहीं, उसने कती लहजे में कहा। अलबत्ता अगर तुम लोग कुछ भूख महसूस कर रहे हो तो शुगल कर सकते हो। तुम्हारे बैग के अंदर मैंने एक मिनी बॉक्स रखा हुआ है, जिसमें पेट पूजा का मुनासिब बंदोबस्त मौजूद है। डॉक्टर जिस मिनी बॉक्स का जिक्र कर रहा था मैं उससे वाकिफ था। डॉक्टर ने पैकिंग के वक्त मज़कूरा बॉक्स हमारे बैग में रखवा दिया था। बॉक्स में बाकायदा खाना तो नहीं था, अलबत्ता एक खास किस्म की मिठाई मौजूद थी जो सूजी और मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट्स की आमेजिश से तैयार की गई थी। बुद्धा के पैरोकारों कट्टर के बारे में मुझे मालूम था कि वो दोपहर ढलने के बाद कुछ नहीं खाते। पीने वाली अशिया में पानी, जूस और सॉफ्ट मशरूब पर गुजारा करते हैं, लेकिन ये उन लोगों का असूल था जो दुनिया त्याग कर एक तरह जोग ले लेते हैं। बाकी बुद्ध मत भी वैसी ही जिंदगी गुजारते हैं जैसी दूसरे आम लोग। डॉक्टर मूंग के हवाले से मैंने एक खास बात नोट की थी, और वो ये कि रात के खाने के बाद से दूसरी सुबह तक कुछ नहीं खाता था। मैंने लियान की तरफ सुलह मारने वाली नजर से देखा तो उसकी आंखों में मुझे ताईद दिखाई दी। मैंने मखसूस मिठाई वाला बॉक्स खोला और डॉक्टर मूंग के मुताबिक हम ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई से शुगल करने लगे। इसी दौरान में हमारे दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू भी होती रही। ज्यादातर बुद्ध इबादतगाह के तय खाने में पोशीदा खजाने और जिमी फुंडा के बारे में बातें हुई। फिर हमारी गुफ्तगू का जाविया शून की जानिब मुड़ गया। रत्ना पार्क वाले बंगले में आज शाम डॉक्टर मूंग ने मुझे न्यू जर्सी के हवाले से जो ताज़ा तरीन इतलात फराम की थी, वो मैंने डॉक्टर की इजाज़त पाकर लियान के गोश गुजार कर दी थी। वो शून के लिए परेशान जरूर थी, ताम इस परेशानी को उसने खुद बर्तारी नहीं किया था। वो बड़ी बर्दाश्त वाली अजीबो गरीब लड़की थी। वो अपने नजरियात के हवाले से अजीब और उनके समरात के बायस वाकई गरीब थी। डॉक्टर मूंग हमारी बातचीत में शरीक जरूर था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था उसकी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज थी, और ऐसा उसे करना भी चाहिए था। मैं काठमांडू के मुजाफात में मीलों तक फैले हुए सिलसिला को पहले भी भुगत चुका था। ये खतरनाक और दुश्वार गुजार टेढ़े बेड़े राह से कदम कदम पर मौत के मानिंद मुंह खोले बैठे थे।
एक जरा सी गफलत या कोताही की सजा जिंदगी भर का पछतावा था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। वो चांद की इब्तदाई तारीखें थी, इसलिए भी फजा में कुछ ज्यादा ही तारीकी नजर आ रही थी। यूं महसूस होता था किसी स्याह चेहरे पर कालक मल दी गई हो। हमारी जीप ऊंचे नीचे चटानी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उछल कूद मचाती तो उसकी बाड़ी जंबिशों की मुनासबत से हेडलाइट्स की रोशनियां भी थरकने लगती। हेडलाइट्स के ऊंचे नीचे हरकत करते हुए वो मुलगजे हिवले तारीक रात के सीने पर बड़ा सहर अंगेज रक्स कर रहे थे। फजा में ठंडक और तारीकी एक खास तनासब से नफूज किए बैठी थी। डॉक्टर मूंग ने समझदारी का सबूत देते हुए उस हैवी इंजन वाली आर्मी ग्रीन जीप का इंतखाब किया था। वो पथरीले और रेतीले दोनों किस्म के रास्तों पर भागने के लिए यकसां मौजूद थी। उसकी जगह कोई और गाड़ी होती तो कब का जवाब दे चुकी होती। वो बज़ाहिर दिखने में एक पुरानी मैली जीप नजर आती थी, मगर उसका इंजन किसी देव की ताकत और टायर किसी जिन जैसी गिरफ्त के हामिल थे। मैं जब जख्मी सिम्बा के साथ नागपाल के हवेली नुमा बंदी खाने से फरार हुआ था तो एक लैंड क्रूजर मेरे हत्थे चढ़ गई थी। तमाम तर रास्ते मैं उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जमा बैठा रहा था, लिहाजा मैं इन ढुलवानी चटानी रास्तों की हलाकत खेजी से बखूबी आगाह था। हमारा सफर एक मखसूस रफ्तार से जारी था। अगर बारीक बीनी से जायजा लिया जाता तो महसूस किया जा सकता था कि हम एक दायरे में सफर कर रहे थे, और ये एक हकीकत भी थी। हमने जिस मुकाम से रास्ता बदला था, अगर वहां से नाग की सेध में चले जाते तो नील कुंड वाली इबादतगाह में पहुंच जाते। अब हम इस दायरे में एक लंबा सफर तय करते हुए इबादतगाह की दूसरी समत थोड़ा फासले से बाहर निकल रहे थे। इस वक्त हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो एक तरह से मतरूक राह गुजर थी, इसलिए भी वहां सफाई सुथराई नजर नहीं आती थी। जिन रास्तों से बाकायदा सवारियां गुजरती हैं वो छोटी मोटी रुकावटों और दीगर आलाइशों से पाक हो जाती हैं, मगर यूं महसूस होता था जैसे वो रास्ता सदियों पहले आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता रहा था और एक जमाने से इस तरफ किसी गाड़ी वगैरह का गुजर नहीं हुआ था। इसका भी सफर का अभी इस रास्ता तय हुआ था कि हमारी जीप दो तरफा चट्टानों में दाखिल हो गई। दरहकीकत वो रास्ता आगे जाकर निस्बतन तंग हो जाता था और हमें यूं महसूस हो रहा था जैसे हम दो तरफा चट्टानों में दाखिल हो गए हों, हालांकि वो चट्टानें पहले भी कुछ फासले पर मौजूद थी। अगरचे ऊपर आसमान नजर आ रहा था, लेकिन तंगो तारीख रास्ते के सबब यही लगता था जैसे हम किसी अंधे गार में महवे सफर हो। इस तस्वुर के साथ ही घुटन भी महसूस होने लगी। ये सब तो चल ही रहा था, इस पर मुस्तज़ाद चढ़ाई शुरू हो गई। जीप जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, चढ़ाई का जाविया भी बतदरीज बढ़ता चला जा रहा था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारी जीप सतह जमीन से 60 दर्जे का जाविया बनाते हुए आगे यानी ऊपर को बढ़ने लगी। यह इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी। इस मौके पर जीप के हैवी ड्यूटी इंजन ने किसी वफादार साथी का किरदार निभाया। अगर खुदा न खासा जीप का इंजन खम से खफा होकर चुप साध लेता तो हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। खुदा का शुक्र है कि हम बखैर आफियत इस ढुलवानी रास्ते के उरूज पर पहुंच गए। उसके बाद चंद गज तक एक मैदान सा था। कुछ आगे जाकर वो पथरीला रास्ता फिर कमराई इम्तिहान की सूरत इख्तियार कर गया। अब हम एक खतरनाक ढुलवान पर सफर कर रहे थे। चढ़ाई की बनिस्बतन उतराई का सफर ज्यादा मुश्किल और सब्र आजमा होता है। चढ़ाई में सिर्फ गाड़ी के इंजन का इम्तिहान होता है। ड्राइवर को ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि उतराई में गाड़ी का इंजन बहुत रिलैक्स होता है और ड्राइवर को स्टीयरिंग पर कंट्रोल रखने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। हर लम्हे मौत के मुंह में जाने का धड़का लगा रहता है। ढुलवान पर आते रास्ते का जाविया बड़ी तेजी से नशेब की समत बढ़ने लगा। इस राह पर जा बजा छोटे बड़े पत्थर भी मौजूद थे। हमारी जीप के ताकतवर टायर उन पत्थरों को खातिर में ना लाते हुए वो अपने पांव तले रोंते चले जा रहे थे। चढ़ाई की बनिस्बतन उतराई की ये राह इसलिए भी ज्यादा खतरनाक थी कि अब इसके दाएं बाएं चट्टानों का वो सिलसिला भी नजर नहीं आ रहा था जो एक तरह से हिफाजती बंद का काम कर रहा था। अब अगर किसी बैरी पत्थर के सबब हमारी जीप उछलकर बेकाबू हो जाती तो इसे संभालना मुश्किल होता, और इस बात के कभी इम्कानात मौजूद थे कि हम जीप समेत हजारों फुट के तारीक नशेब में कहीं गुम होकर रह जाते। हम बगैर आफियत ढुलवानी सफर तय करके उरूज पर पहुंच तो गए थे, मगर वापसी में हमने अभी आधा रास्ता तय ही किया था कि एक मुसीबत मुंह खोलकर हमारे सामने आन खड़ी हुई। वो मुसीबत एक बड़ा सा पत्थर था जो किसी चट्टान के मानिंद हमारे रास्ते में इस्सादा था। उस पत्थर ने कुछ इस तौर आगे बढ़ने की राह मसदूद कर रखी थी कि उसके दाएं बाएं बमुश्किल 3-3 फुट का रास्ता बचा था। हम उस पत्थर से कनी काटते हुए जीप को दाएं या बाएं आगे नहीं बढ़ा सकते थे, लिहाजा ब्रेक लगाना लाजम ठहरा। इसके अलावा हर चारा मौत का खरकारा था। डॉक्टर मूंग ने 22 की ब्रेक लगाए और जीप को जुल्मी पत्थर के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। फिर गर्दन मोड़कर बेरी तरफ देखने लगा। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, हमें बाहर निकलकर इस बदमाश पत्थर को अपनी राह से हटाना होगा, वरना यहीं खड़े खड़े हम और हमारी जीप सर्दी में ठिठक कर रह जाएगी। आ जाओ, वो फैसला कुन लहजे में बोला, इस पत्थर से भी मिल लेते हैं। बात खत्म करते ही वो पूरा दम अंदाज में ड्राइविंग साइड वाली सीट से बाहर निकल आया। मैंने लियान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं, तुम आराम से अंदर बैठकर तमाशा देखो। ये बात तो तुम इस तरह कह रहे हो जैसे वाकई कोई जादू तमाशा दिखाने वाले हो, वो चमक कर बोली। लियान काफी देर से खामोश बैठी थी और उसकी ये खामोशी बिग बॉस डॉक्टर मूंग के एहतराम में थी। वो उसकी मौजूदगी में बहुत मोहतात और बामुलाहिजा रहती थी।
अब वो जो अचानक बोली तो मुझे उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही चमकी हुई महसूस हुई। मैंने उसकी आंखों में मानी खेद अंदाज में देखा और कहा, किसी जादू के मुजाहरे के बगैर तो वो जिन्नाती पत्थर अपनी जगह से हटेगा नहीं। तवज्जो से देखती रहो, बाहर क्या क्या खेल तमाशा होता है। वो खालस अमरीकी लहजे में बोली, ओ गॉड, इतने सनसनीखेज और मुहिम जो मंदिर को मैं क्या जीप के अंदर बैठकर देखूंगी? नहीं। उसने हिजानी अंदाज में गर्दन को मनफी जुम्बश दी और वलवला अंगेज लहजे में बोली, मैं अभी बाहर आ रही हूँ। अगर कुल्फी जमाने का कुछ ज्यादा ही शौक है तो चली आओ, मैंने कहा। वो कंधे झटकते हुए बोली, अगर कुल्फी जम गई तो इसे ड्राई फ्रूट की खरारत से दोबारा पिला लेंगे। हमारे बैग में रखा हुआ वो लंच बॉक्स आखिर किस मर्ज की दवा है? वलीयान को उसके हाल पर छोड़कर जीप से बाहर निकल आया। वो जीप के अंदर रहने या बाहर आने के लिए अपनी मर्जी की मालिक थी। वैसे डॉक्टर के जीप छोड़ते ही उसकी जून बदल गई थी। उसके शौक मुकालमात से जाहिर हुआ वो अंदर से इतनी अफसुर्दा और गमज़दा नहीं थी जितनी ऊपर से दिखाई देती थी। उसकी खामोशी, संजीदगी और ठहराव महज डॉक्टर मूंग की मौजूदगी की वजह से था। मैंने जीप से बाहर आकर उस पत्थर की जानिब एक कदम बढ़ाया ही था कि अपने अकम में दब की आवाज सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि लीयान ने मेरे नक्शे कदम पर पांव डाल दिया था। मैं खामोशी से डॉक्टर मूंग की तरफ बढ़ गया जो उस चट्टान नुमा पत्थर का जायजा ले रहा था। वो पत्थर अपनी जात में किसी चट्टान से कम नहीं था। पता नहीं वो किस तरह बीच राह पहुंच गया था। उसे उठाकर वहां रखना किसी इंसान के बस की बात ना थी। मनोवजनी वो देवकामत पत्थर बिल्कुल गोल तो नहीं था, ताम उसका कतर किसी भी तौर 5 फुट से कम नजर नहीं आता था। ऊंचाई भी कमोबेश इतनी ही थी। एक बात तय थी कि उसे राह से हटाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिनात में से नहीं था, यानी जीप समेत। डॉक्टर ठोंक बजाकर उस पत्थर का मुआयना कर चुका तो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, डॉक्टर क्या ख्याल है, इस पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? वो मानिखेज अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ये असलन एक वदनी चट्टानी पत्थर है। अगर ये फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाला हवा भरा कोई रबर का गोला होता तो हम एक जोरदार फुटबॉल किक से इसे दूर गहराई में उछाल देते। मेरा ख्याल है ये तुम्हारा केस है। मेरा केस? मैंने मुतअज्जब नजर से डॉक्टर की तरफ देखा। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि ये फिल्मी शूटिंग में इस्तेमाल होने वाला कोई मसनूई पत्थर नहीं, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि ये मेरा केस कैसे हो गया। तुमने शाओलिन टेम्पल में अच्छा खासा वक्त गुजारा है। मैं पलक झपकने में समझ गया उसका इशारा मेरी पोशीदा कुव्वत ची की जानिब था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम भी तो उसी तरबियत गाह के फारिगुल तहसील हो। भाई मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, वो अजीब लहजे में बोला। मैं समझ गया वो इस पत्थर के सिलसिले में मेरी ची की कुव्वत को आजमाना चाहता था, वरना वो ना तो बूढ़ा हुआ था और ना ही उसमें पुरस्रार कुव्वतों और आला सलाहियतों की कमी थी। उसे भी ची पर उबूर हासिल था। फ्लाइंग फाइट वो ची के बल बोते ही पर करता था। मैंने उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं कोशिश करके देखता हूँ। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। उसकी ये मुस्कुराहट लीयान तक नहीं पहुंची क्योंकि वो हमारे अकम में चंद फुट के फासले पर खड़ी थी। तारीकी उसकी निगाह का खार साबित हो रही थी। हमारी जीप उसी पत्थर के सहारे खड़ी थी। अगर पत्थर को हटा दिया जाता तो इस खतरनाक ढुलवान पर जीप दौड़ लगाने में एक लम्हे की ताखीर न करती और हम अपने मिशन के इस मरहले में जीप से हाथ धोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने कहा, डॉक्टर, पत्थर को हटाने से पहले हमें जीप को उसके कदमों पर रोके रखने का कोई बंदोबस्त करना होगा। ठीक कहते हो। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं ये बंदोबस्त अभी कर देता हूँ। बात खत्म करती वो किसी शय की तलाश में थोड़ा नशेब में उतर गया। थोड़ी देर बाद वो मुनासिब साइज के 4 छोटे पत्थर वहां जमा कर चुका था। उसके बाद डॉक्टर ने वो पत्थर जीप के चारों पहियों के आगे लगाकर रोक पैदा कर दी और हाथ झाड़ते हुए बोला, मैंने इस जीप को बांधकर कदमों पर खड़ा कर दिया है। मेरा ख्याल ये अब कहीं नहीं जाएगी। तुम अपना काम शुरू कर दो। बात खत्म करती वो जीप की तरफ बूढ़ा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मुझे उम्मीद थी उसने ब्रेक पैडल को भी दबा रखा होगा और हैंड ब्रेक के इस्तेमाल से भी गाफिल नहीं होगा। जीप को रोके रखने के लिए 3 मुख्तलिफ महाजों से कोशिश जारी थी। हालांकि इस मकसद के लिए एक कोशिश भी काफी होती, मगर हम जिन संगीन तरीन हालात से गुजर रहे थे उनमें हत्तल इम्कान एहतियात की जरूरत थी। उस जसीम चट्टानी पत्थर से लगभग 1 फुट के फासले पर जाकर खड़ा हो गया। मेरा चेहरा हजारों फुट गहरे नशेब की तरफ था जो मुझसे महज 8 फुट की दूरी पर वाक़ था। 5 फुट कतर का वो पत्थर और आगे मजीद 3 फुट खाली जगह। ची का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को खिसकाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे खिसकाने से हमारा मसला हल होने वाला नहीं था। अगर उसे सिरकार कर किनारे तक पहुंचा देता या किनारे से थोड़ा आगे भी झुका देता तो भी हमारी जीप को आगे बढ़ने के लिए जितनी गुंजाइश की जरूरत थी वो पैदा ना हो पाती। इस मसले का वाहिद हल यही था कि मैं अपनी मख्फी कुव्वत को भरवे कार लाकर इस पत्थर को गहरे नशेब में लुढ़का देता। मैंने खुद को तैयार करने के लिए 1 मिनट तक पराना याम की मशक की। खूब डूबकर हमवार गहरी गहरी सांसें ली। इस मखसूस अंदाज की ब्रेथिंग से दिमाग और रूह को ताजगी मिली तो मैं पूरी तरह उस पत्थर की तरफ मुतवज्जो हो गया। सबसे पहले मैं खास पोजीशन में आया। मार्शल आर्ट्स में इस पोजीशन को बुनियादी स्टांस की हैसियत हासिल है। घुटने एक खास जाविये पर झुक जाने के बायस मैं पत्थर के कद का हो गया। मैंने दोनों हाथों को आगे फैला कर देखा। मेरे और पत्थर के दरमियान महज 1 फुट का फासला हायल था। मेरे हाथों की हथेलियों ने उस चट्टानी पत्थर को बड़े भरपूर बोसे दिए।
दोनों हाथ पूरी तरह फैलाने के बाद मुझे कम से कम 2 फुट जगह दरकार थी, जो यहाँ मैसर नहीं थी, और यही इस तकनीक की कामयाबी की जरूरत थी। इस पत्थर पर एक भरपूर पुश इसी पोजीशन में खड़े होकर लगाया जा सकता था। हाथों की हरकत और पत्थर की वकूफ पजीरी को ज़हन में नक्श करने के बाद मैंने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे से मैं तस्वुर की निगाह से उस पत्थर को देख रहा था। मैंने एक मुतवाज़न सांस खींचकर अपने फेफड़ों को भरा, फिर इस सांस को एक मखसूस स्ट्रोक से नीचे की जानिब मुकाम ची की तरफ मुंतकिल कर दिया। ची की मखसूस जगह नाव के पीछे रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोरे के करीब वाक़ है। इस अमल को तफसील से बयान करने का मकसद ये है कि आप ची के तरीका कार को अच्छी तरह समझ जाएं। ताकतवर सांस ने पलक झपकने में ची को मुतहर्रिक कर दिया। मुझे अपने अंदर तवानाई का एक समंदर ठाठे मारता हुआ महसूस हुआ। मुझे यूं लगा जैसे मैं एक फूंक मारकर पहाड़ को भी हवा में उड़ा सकता हूँ। यह ताकत और तसर्रुफ का एक अलामती एहसास था। सादा अल्फाज में इस वक्त मैं अपने वजूद में बेपनाह कुव्वत और तवानाई को मोइज़न महसूस कर रहा था। पेट के जरिए हिस्से में ताकत का तूफान मचल रहा था। ची के मुतहर्रिक होते ही मैंने अपनी सांस को वापस फेफड़ों की तरफ बुलाया और स्ट्रोक ब्रेथिंग की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथों को एक झटके से पत्थर की जानिब बढ़ाया। मेरी खुली हथेलियों की क़यामत खेज पुश ने पत्थर के कदम उखाड़ दिए। सांस खारिज करते हुए हाथ पांव को जो भी हरकत दी जाए उसमें बेहद हिसाबो तवानाई मौजूद होती है। मेरे पुश में हजारों न्यूटन कुव्वत भरी हुई थी। पत्थर की अपनी जगह से हटते ही मखसूस आवाज पैदा हुई। मुझे कामयाबी का यकीन था। सबूत मिलते ही मैंने आंखें खोल दी। वो रुकावटी पत्थर तेजी से लुढ़कते हुए नशेब की तरफ जा रहा था। यूं महसूस होता था जैसे उसे किसी जादी साइज दहाना रखने वाली तोप में भरकर दागा गया हो, या फिर उसका ये लुढ़काव किसी ताकतवर मंजनीक का कारनामा हो। देखते देखते वो पत्थर पल भर में तारीक गहराई में उतर गया। नशेब की जानिब बढ़ते हुए पहाड़ों से उसके टकराव की मखसूस सुय्यदनाक आवाज कुछ देर तक उभरती रही। फिर माहौल का सन्नाटा वापस लौट आया। मैं वापसी के लिए पलटा तो अपने अकम में लियान को खड़े पाया। हेडलाइट्स की रोशनी तिरछे जाविये से उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने उसे शशदर खड़े पाया। उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी और वो यकटक अंधेरे में उस सम देख रही थी जिधर तारीक नशेब वाक़ था। पत्थर लुढ़कने के मंदिर ने उसे साकत और मबहूत कर दिया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे पुकारा, लियान। वो टस से बस न हुई। मैंने कदरे बुलंद आवाज में उसका नाम दोहराया, लियान। उसके बावजूद भी लियान के वजूद में जुम्बश पैदा ना हुई तो मैंने आगे बढ़कर उसे कंधे से पकड़कर झुंझोड़ डाला। लियान, होश में आओ। उसने गर्दन को हरकत देकर अपने सख्ते में ना होने का यकीन दिलाया और हैरत ज़दा नजर से मेरे चेहरे को तकने लगी। मैं जानता था उसकी हैरत और ताज्जुब का सबब वो पत्थर था। पत्थर को वो अंदर नशेब में गायब होते देख चुकी थी और मैं उसकी निगाह के सामने मौजूद था। ये नज़ारा उसकी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश मुशाहिदे में एक ग्रां कदर इजाफा था। उसकी तमाम तर सवारियां नजर को नजरअंदाज करते हुए मैंने उसका शाना थपका और पिचकारने वाले अंदाज में कहा, यहाँ कुछ देर और खड़ी रहोगी तो सर्दी से जमकर बर्फ बन जाओगी। गाड़ी के अंदर जाकर बैठो। चलो शाबाश। उसने कोई सवाल ना किया और बदस्तूर हैरान नजरों से मुझे देखती हुई जीप की जानिब कदम बढ़ा दिए। डॉक्टर मूंग ची और उसके करिश्मा से बखूबी आगाही रखता था। मेरा इस भारी पत्थर को अंधेरे में धकेलना उसके लिए एक शोबदा था, लेकिन इस हैरतनाक मंजर ने लियान की सिट्टी गुम कर दी थी। मैंने बावाज़े बुलंद डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, डॉक्टर मूंग, तुम जीप के ब्रेक्स को अपने कंट्रोल में रखना। मैं इसके पाँव की बंदिशें खोल रहा हूँ। फिर मैंने नहायत ही एहतियात के साथ जीप के चारों पहियों के आगे रखे हुए रुकावटी पत्थरों को हटा दिया और जीप के अंदर आकर लियान के पहलू में बैठ गया। डॉक्टर ने जीप का इंजन इसी दौरान में बेदार रखा हुआ था। अगली लम्हे हमारा सफर शुरू हो गया। चंद लम्हा तक जीप के अंदर मौत जैसा सन्नाटा तारी रहा। फिर लियान की सरसराती आवाज ने इस खामोशी में नकब लगाई। मुझसे मुखातिब होते हुए वो सरासीमा लहजे में बोली, फैतान, मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? नहीं, मैं कतियत से बोला, तुम्हारी आंखों ने जो कुछ भी देखा वो एक खुली हकीकत है और ये हकीकत अब पीछे रह गई है। तुम इस मंदिर के ट्रांस से निकलने की कोशिश करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो हिजान खेज लहजे में बोली। बाद चीजें नाकाबिले यकीन होती हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, खास तौर पर वो जिनसे जिंदगी में पहली मरतबा वास्ता पड़ता है। ऐसा वास्ता इंसान के ज़हन को उलझा कर रख देता है। तुम भी इसलिए उलझन महसूस कर रही हो, लेकिन फिक्र ना करो। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर गहरी नजर से उसकी आंखों में झांकने लगा। थोड़ी देर पहले वहां नजर आने वाली वहशत और सरासीमगी अब काफी हद तक ज़ायल हो चुकी थी। उसकी जगह पुरतजस्सुस और हैरानी ने कब्जा जमा लिया था। मैंने उसकी तसल्ली की खातिर मजीद कहा, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा लियान, अपने ज़हन पर ज्यादा जोर ना दो, बी रिलैक्स प्लीज। वो अपने हाथों के मखसूस नुस्वानी गुदाज को घुटनों पर रखे मेरे हाथों में मेरे हाथों में उतारने लगी। उसकी मखरूती उंगलियों की ज़रारी जुम्बिशों में खामोश तजस्सुस पहना था। वो उंगलियां मेरे हाथों पर सरसराते उस रात से आगाही की ख्वाह थी जिसका मुज़ाहरा मैंने थोड़ी देर पहले इस ठंडी ठार राह गुजर पर किया था। मैंने लियान की मतलाशी उंगलियों की जुस्तजू के रास्ते में दीवार बनने की कोशिश नहीं की और उस मरमरी लम्ब से आशनाई लेता रहा। वो बड़बड़ाने वाले अंदाज में एक ही जुमले की तकरार करती जा रही थी, ओह माय गॉड,
आई डोंट बिलीव। डॉक्टर ने खनकार कर ली यान को मुखातिब किया तो उसने अपने हाथ बड़ी सूरत से समेट कर गोद में रख लिए और पूरी तरह अपने बिग बॉस की जानी मुतवज्जो हो गई। डॉक्टर मूंग ने नहायत ही मुख्तसर और आसान अंदाज में उसे पूरी इसरार कुव्वत ची के बारे में बताया। फिर वो उसे इस कुव्वत से लिए जाने वाले मुख्तलिफ कामों की तफसील से आगाह करने लगा। आखिर में वो कह रहा था, वैदान ने तवील अरसा शाओलिन टेम्पल में गुजारा है। शाओलिन टेम्पल में जेर तरबियत अफराद में से सिर्फ चंद को ची की मशकें कराई जाती हैं। इस हवाले से वैदान बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ है कि शाओलिन टेम्पल में इसे बेहतरीन असासा की तवज्जो और कुर्ब हासिल रहा है। यही वजह है कि इसने अपनी ची की कुव्वत को बेदार कर लिया। इस कुव्वत की मदद से हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दिए जा सकते हैं। ची दरअसल चीनी जबान का एक लफ्ज है और इसके मानी है पुरस्रार मख्फी कुव्वत। क्या मैं भी अपने वजूद में ची की कुव्वत को बेदार कर सकती हूँ? वो एक ऐसे मासूम बच्चे की मानंद मचल कर बोली जो वफूरे मुसर्रत से कह रहा हो, मैं भी टॉफी खाऊंगा। दरअसल ची का मौजू ही बहुत पुरकशिश और दिलचस्प था। जो भी इसका जिक्र सुनता उसके उसूल के लिए बेचैन हो जाता। इसमें बेचारी ली यान का कोई कसूर नहीं था। क्यों नहीं? डॉक्टर मूंग ने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए कहा, जिस इंसान के अंदर सच्ची लगन हो वो मेहनत से नहीं घबराता। और तुमने ये तो सुन रखा होगा कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। उसके बाद भी डॉक्टर कुछ देर तक ली यान को ची और उसकी बेदारी के नशेबो फराज से आगाह करता रहा। उसकी गुफ्तगू में जरा सा वक्फा आया तो मैंने डॉक्टर की तवज्जो अपनी जानी मबजूल कर ली। डॉक्टर मूंग, ये बात समझ में नहीं आई कि वो भारी पत्थर किसने और किस मकसद से बीच में डाल दिया था। मैंने भी इस बारे में बड़ा गौर किया है और एक ही बात समझ में आ रही है और वो ये कि ये बंदरों की कारस्तानी है। बंदरों की कारस्तानी? मैंने चीख से मुशाबा आवाज में कहा। वो होंठ सुकेड़ कर बोला, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? तुम भी कमाल करते हो डॉक्टर। मैंने बेयकीनी से कहा, इस पत्थर को रास्ते में खड़ा करने में भला बंदरों का क्या फायदा हो सकता है? ली यान ने कहा, क्या बंदरों में इतनी ताकत होती है कि वो मनोवजनी पत्थर से अटकेलियां कर सके? उसके सवाल से उलझन अया थी। डॉक्टर मूंग ने अकमी निशिस्त का मंदिर दिखाने वाले आईने में बारी बारी हमें देखा और बोला, बंदरों का बड़ा फायदा है वैदान। इस पहाड़ी सिलसिले की अक्सर चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। इस मौसम में बंदरों के लिए सबसे अहम तरीन मसला खुराक का होता है। बुरा में ऐसी रुकावटें खड़ी करके आने जाने वालों का रास्ता मसदूद कर देते हैं। उसके बाद वो उन्हें खौफ ज़दा करने के लिए उन पर बाजमात हमलावर होते हैं। यह हमला सरासर मसनूई होता है लेकिन कोई मुसाफिर बंदरों के ज़हन को नहीं पढ़ सकता। इस सिलसिले में तजर्बा ही काम आता है और मुसीबत यह है कि अक्सर मुसाफिरों के पास ना ऐसा तजर्बा होता है और ना ही वो बंदरों की मखसूस नफ्सियात से वाकिफ होते हैं, इसलिए मार खा जाते हैं। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर मालूमात के दरिया को मजीद बहाते हुए बोला, बेचारे मुसाफिर इस अचानक टूट पड़ने वाली अफ्ताद पर खौफजदा होकर अपनी सवारी और सवारी में मौजूद सामान को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। इस तरह बंदरों को सामान्य खुर्दो नूश पर हाथ साफ करने का भरपूर मौका मिल जाता है। बाद में जब दूर खड़े मुसाफिर उनकी चालाकी और बदमाशी को समझकर गुस्से का इजहार करते हैं तो ये शिकम शेर बंदर खींची खंसते उछलते कूदते कलांचे भरते पहाड़ों में गुम हो जाते हैं। ऐसी कार्रवाइयां बंदर उमूमन दिन की रोशनी में करते हैं। रात को वो बड़े आराम की नींद सोते हैं। इसका मतलब है बंदरों ने अपने शिकार को फांसने के लिए पत्थर का वो फंदा दिन में किसी वक्त लगाया था। मैंने डॉक्टर की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में कहा, और जाहिर ये फंदा हमारे लिए नहीं था। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम्हारी बात ठीक हो सकती है और ये भी मुमकिन है ये रुकावट उन्होंने आज ना खड़ी की हो बल्कि इस पत्थर को राह में खायल हुए कई रोज या कई माह गुजर गए हो। मैंने इस मौजू को खत्म करते हुए कहा, हाँ भाई कुछ भी हो सकता है। वो ठहरे बंदर, उनसे क्या बात है? डॉक्टर मूंग ने ली यान को मुखातिब करते हुए कहा, तुमने थोड़ी देर पहले बंदरों की ताकत के हवाले से एक सवाल किया था तो सुन लो। इस ज़हीन जानवर में वैदान की तरह ची की कुव्वत तो मौजूद नहीं होती, अलबत्ता ये चू से माला माल होते हैं। मैं खासतौर पर पहाड़ी बंदरों की बात कर रहा हूँ। चू? मैंने हैरत से दोहराया। वो वजात में हम दोनों से मुखातिब करते हुए बोला, चू दरअसल पहाड़ों से निकलने वाला एक मखसूस सियाल है जो सियाही मायल भूरे रंग का होता है। जब ये सियाल पहाड़ों के अंदर से खारिज होता है तो उसकी शक्ल माए जैसी होती है। बाद में ये सूख कर सख्त हो जाता है। पहाड़ों में आबाद बंदर चू नामी सख्त शय को गाये बगाए चाटते रहते हैं, इसलिए जंगली बंदरों की बनिस्बतन पहाड़ी बंदर ज्यादा जफाकश और ताकतवर होते हैं। चू की कुव्वत उसे बहादुर बना देती है। डॉक्टर मूंग पता नहीं किस चू की कहानी सुना रहा था। मैं नहीं जानता था चू कोई अर्दी हकीकत भी थी या डॉक्टर वक्त गुजारी के लिए एक दिलचस्प किस्सा ले बैठा था। लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग खटमंडू से हजारों मील दूर पाकिस्तान के पहाड़ी कबायली इलाकों में घूम रहा था। वहाँ गिलगित, चेलास और चित्राल वगैरह के पहाड़ी से भी ऐसी एक ताकतवर शय बरामद होती थी जिसे उर्फे आम में सलाजीत के नाम से पुकारा जाता है। बंदरों वाली कहानी सलाजीत से भी मंसूब है। सुनने में आया है कि सलाजीत बुढ़ापे के 72 इमराज का इलाज है। लियान बार बार अकीदत भरी नजर से मुझे देख रही थी। ची के मुजाहरे के बाद से मेरे लिए उसका रवैया कुछ ज्यादा ही मुतासर कुन हो गया था। डॉक्टर मूंग की मौजूदगी का लिहाज था, वरना वो फरते जज्बात में जाने क्या कर बैठती। बहरहाल वो फिर भी ये कहे बिना ना रह सकी, फैजान तुम ग्रेट हो। मैं तुम्हारे ये हाथ चूमना चाहती हूँ जिनसे तुमने वो कारनामा अंजाम दिया है। तुम बहुत मुख्तलिफ और आम इंसानों से बरतर हो।
अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, अपने खलीफा और तमाम कायनाती मखलूकात का सरदार करार दिया है, लेकिन पता नहीं इंसान को इंसान क्यों नहीं रहने देता। कभी ये इसके मुकाम से गिराकर जानवरों से भी बदतर दर्जे पर ले जाता है और कभी ऐसा बांस पर चढ़ा देता है कि अल्लाह माफ करे। ली जान की फरमाइश को डॉक्टर मूंग की ताई नुमाज सिफारिश हासिल हो गई तो मुझे उन दोनों के सामने सुपर डालना पड़ी। ली जान अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुकी तो मैंने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लिए और कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बात खत्म करते ही मैंने आंखें बंद कर ली। आराम करने के लिए आंखें बंद करना लाजमी नहीं था। ये एहतियात मैंने इसलिए बरती थी कि उन दोनों में से कोई मुझे मुखातिब ना करे। अगली लम्हे मैंने अपने ताज़ा तरीन हालात पर गौर करना शुरू कर दिया, वो हालात जिनकी संगीनी पल पल बढ़ती जा रही थी। ये सच है कि इस वक्त हम एक अहम मिशन पर जा रहे थे। रब्बी की भेजी हुई टीम बुध नील कुंड की इबादतगाह के तय खाने में पोशीदा खजाने पर खास साफ करने के लिए जान की बाजी लगाए हुए थी। इख्तियार और इख्तियार की अंधी खबस ने रब्बी को दीवाना बना रखा था। वो हर सूरत उन 5 नायाब पत्थरों तक पहुंचना चाहता था जिनकी एक रूहानी हैसियत मुसल्लम थी। गैर मामूली साख्त और साइज के हामिल वो 5 हाकम पत्थर, जिस किसी के भी हत्थे चढ़ जाते उसे एक खास किस्म की रूहानी कुव्वत और तसर्रुफ हासिल हो जाता। हमें उन कीमती पत्थरों को चोरी होने से बचाना था। अगर मामला सिर्फ उन पत्थरों की हिफाजत तक महदूद होता तो मैं कभी भी उस इबादतगाह या खटमंडू का रुख ना करता। मुझे ऐसे खजानों से कतई कोई दिलचस्पी ना थी। अगर मैं लालची फितरत का मालिक होता तो उस दौर का दिलाई लामा कभी मुझ पर अपने एतमाद का इजहार ना करता। जिस बुद्धबख्शु को मैं इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा के तवस से कुछ अर्सा पहले उस इबादतगाह में छोड़ गया था, उसने एक आजमाइश की खातर मुझे बड़ी पुरकशिश पेशकश की थी। जब मैं उससे रुखसत हो रहा था तो उसने कहा था, इस वक्त हम इबादतगाह के खुफिया तय खाने में थे। दिलाई लामा ने इजाजत दी है कि तुम यहाँ से जितना सोना चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। और मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर मुझे सोना ले जाना होता तो मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। ये सब कुछ मेरे इख्तियार में था। मैं तो अपनी जाने तमन्ना की तलाश में दर दर की खाक छानते हुए यहाँ तक चला आया। अगर साहिल इस देश में ना पहुंचाई गई होती तो मैं भूल कर भी इधर का रुख ना करता। साहिल की याद ने मेरे सीने के जलते हुए जख्मों को हवा दी। मैं जिस्मो जहां से अंगारों पर लूटने लगा। रब्बी मोशी खाइमन ने साहिल को हिप्नोटिज्म और जाने कौन कौन से इज़म से गुजार कर मेरी रसाई से बहुत दूर कर दिया था। मैं बातनी आंख रखते हुए भी उसे अपनी दस्तरस में नहीं ला पा रहा था। थर्ड आई की राह में ऐसी नादीदा रुकावट खड़ी हो गई थी कि उस तरफ परवाज का सोचते ही मेरे तस्वुर का फगेरो चारों खाने चित हो जाता। तीसरी आंख फड़फड़ाकर बंद हो जाती और मैं नाकामी की एक और ठंडी आ भरकर रह जाता। मगर उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं हिम्मत हार बैठता और कोशिश छोड़ देता। यह तो उस हकीकत की नफी होती कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा में हाथ पांव छोड़कर उस ज़ाते बारी की रहमत मदद और इनायत से महरूम नहीं होना चाहता था। मैंने साहिल का तसव्वुर किया और तीसरी आंख के तवस से उसके माहौल तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। साहिल के खालो खत को याद करने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। उसका सरापा मेरी सोच में कुंदा होकर रह गया। वो लहू बनकर मेरी नस नस में दौड़ रही थी और मुझे अपने पीछे दौड़ा रही थी, जिस्मानी और ख्याली दोनों तौर पर। इस कोशिश में 3 बार नाकामी के बाद मैंने पर्वतों की मलका नीलगिरी का रुख किया कि शायद साहिल के सिलसिले में कोई और इशारा मिल जाए, लेकिन वो भी मेरे काबू में ना आ सकी। अगली ट्राई मैंने अपने दुश्मन खास रब्बी मोशे खाइमन पर मारी। ये सारा खट राग उसी शातिर का फैलाया हुआ था। मैं उसको और उसके माहौल को अपने दाम में ना ला सका। मैं तस्वुर में रब्बी पर दांत कुचकुचाए और आंखें खोलती। जीप की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी थी। मैंने जैसी आंखें खोली, डॉक्टर मूंग ने जीप को एक साइड में रोक दिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो जीप के रुकने का सबब सामने आ गया। इसी दौरान में वो मोबाइल फोन पर किसी से बात करने का इरादा रखता था। ड्राइविंग जारी रखते हुए फोन अटेंड किया जा सकता था, लेकिन इस खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर डॉक्टर ने ऐसा कोई रिस्क लेना मुनासिब ना समझा जिसके नताइज को हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फोन पर बात करती उसकी गंभीरता में डूबी हुई आवाज थी और वो बारीक गूंजदार आवाज में महज हूं हाँ ठीक ओके राइट वगैरह पर इक्तफा करता रहा। डॉक्टर के पूरी इसरार अंदाज ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। मेरे अंदर से किसी ने चीख कर कहा, कोई बड़ी गड़बड़ वाक़ई हो चुकी है। क्या? इसके बारे में तो डॉक्टर मूंग ही बता सकता था। मैं उसके फारिग होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा।